हे एवरीवन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करें। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उससे देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। क्योंकि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने पार्ट 1 वीडियो में सबसे बेस्ट तरीका क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, उस पर एक नोट देखा था। उसके बाद बेस्ट तरीके को क्लासिफाई किया था। क्लासिफिकेशन में पहला रेशियो था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम इन रेशियो को देखेंगे: इबिटा मार्जिन, इबिटा ग्रोथ, पैट मार्जिन, पैट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इन सबको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इबिटा मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इबिटा मार्जिन मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। यह हमें बताता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग मॉडल कितना एफिशिएंट है। इबिटा मार्जिन हमें परसेंटेज में बताता है कि कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पर कितना प्रॉफिटेबल है। यह हमेशा जरूरी होता है कि कंपनी के इबिटा मार्जिन को कंपनी के कंपटीटर से कंपेयर किया जाए। एक्सपेंस मैनेजिंग के दिशा में मैनेजमेंट एफिशिएंसी का एक सेंस लेने के लिए इबिटा मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पहले इबिटा निकालना पड़ेगा। इबिटा इक्वल टू ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हम लोग अमराजा बैटरी लिमिटेड का ही एग्जांपल लेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2014 का इबिटा मार्जिन कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा। पहले हम लोग इबिटा निकालेंगे, जो कुछ ऐसे निकाला जाएगा: ब्रैकेट ओपन, टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम, ब्रैकेट क्लोज, माइनस टोटल एक्सपेंस माइनस फाइनेंस कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ब्रैकेट क्लोज। नोट कीजिएगा, यहाँ अदर इनकम इन्वेस्टमेंट और अदर नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी के आधार पर आया है। इबिटा कैलकुलेशन में अदर इनकम जोड़ना स्पष्ट रूप से डेटा को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। इस रीजन से हम लोग को टोटल रेवेन्यू में से अदर इनकम को निकालना पड़ेगा। सो ब्रैकेट ओपन 3482 माइनस 46, ब्रैकेट क्लोज, होल माइनस ब्रैकेट ओपन 2942 माइनस 0.7 माइनस 65, ब्रैकेट क्लोज, जो कि हो जाएगा 3436 माइनस 2876, जो कि हो जाएगा 560 करोड़। इसलिए इबिटा मार्जिन होगा 560 डिवाइडेड 3436, जो कि हो जाएगा 16.3%। इस स्टेज पे आपके लिए मेरे पास दो क्वेश्चन है। पहला, ₹560 करोड़ का इबिटा और 16.3% का इबिटा मार्जिन क्या इंडिकेट करता है। दूसरा, 16.3% का इबिटा मार्जिन कितना अच्छा चाहे खराब है। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ओके, पहला क्वेश्चन काफी आसान है। ₹560 करोड़ का इबिटा मतलब कंपनी ने 3436 करोड़ रुपए के अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू से 560 करोड़ बरकरार रखा है। इसका मतलब यह भी है ₹3436 करोड़ में से कंपनी ने ₹2876 करोड़ अपने एक्सपेंस में खर्च किए हैं। परसेंटेज में कंपनी ने अपने रेवेन्यू का 83.7% अपने एक्सपेंस में खर्च किए हैं और ऑपरेटिंग लेवल पे 16.3% का रेवेन्यू बनाए रखा अपने ऑपरेशन के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए उम्मीद है आपके पास आंसर नहीं होंगे। याद कीजिए, हमने इस पॉइंट को पहले इस चैप्टर में डिस्कस किया था। एक फाइनेंशियल रेशियो अपने आप में बहुत थोड़ा मैसेज कन्वे करता है। इसका मतलब निकालने के लिए हम लोग को ट्रेंड को देखना चाहिए, चाहे इसके कंपटीटर से कंपेयर करना चाहिए। चलिए अब इसके साथ चलते हैं कि एक 16.3% का इबिटा मार्जिन बहुत कम इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। इबिटा मार्जिन का कुछ सेंस निकालने के लिए चलिए पिछले 4 साल का अमराजा बैटरी लिमिटेड का इबिटा मार्जिन ट्रेंड देखते हैं। यह सभी नंबर रुपीस करोड़ में है इबिटा मार्जिन के अलावा। ये ऐसा दिख रहा है कि ARBL ने अपना इबिटा 15% के एवरेज मेंटेन किया है। और इतना ही नहीं, स्पष्ट रूप से आगे ये भी दिख रहा है कि इबिटा मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। यह एक अच्छा साइन है, जैसे कि अब मैनेजमेंट का ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में स्थिरता और एफिशिएंसी दिखा रहा है। 2011 में इबिटा ₹257 करोड़ था और 2014 में इबिटा ₹560 करोड़ है। यह 21% का 4 साल के इबिटा CAGR ग्रोथ दिखा रहा है। अब क्लियरली यह दिख रहा है कि दोनों इबिटा मार्जिन और इबिटा ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है। यह निकालने के लिए कि क्या यह सबसे अच्छा है, इसके लिए इन नंबर्स को इसके कंपटीटर से कंपेयर करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप सेम चीज एक्साइड बैटरी लिमिटेड के साथ कीजिए और रिजल्ट को कंपेयर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट। जबकि इबिटा मार्जिन ऑपरेटिंग लेवल पर कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पर कैलकुलेट होता है। ऑपरेटिंग लेवल पे
हम लोग केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंसिडर किया था, हालांकि अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं जैसे कि डिप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट जो कि कंसिडर नहीं किया गया था। इन एक्सपेंसेस के साथ ही टैक्स एक्सपेंसेस भी होते हैं। जब हम लोग पैट मार्जिन निकालेंगे सभी एक्सपेंसेस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से डिडक्ट हो जाएगा कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होगा पैट मार्जिन इक्वल टू पैट डिवाइड बाई टोटल रेवेन्यू। अब पैट क्लियरली एनुअल रिपोर्ट में दिखाया गया है। एआरबीएल का पैट फाइनेंशियल ईयर 2014 का ₹367 करोड़ से ओवरऑल रेवेन्यू ₹3,482 करोड़ पर, जिसमें अदर इनकम भी शामिल है। तो अब पैट मार्जिन हो जाएगा 367 करोड़ डिवाइड बाई 3,482 करोड़ इंटू 100, जिसे कैलकुलेट करने पर हो जाएगा 10.5%। यहाँ एआरबीएल का पैट और पैट मार्जिन ट्रेंड है। पैट और पैट मार्जिन ट्रेंड इम्प्रेसिव लग रहा है, जिससे कि हम स्पष्ट रूप से मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं। 4 साल का CAGR ग्रोथ 25.48% है, जो कि फिर से एक अच्छा चीज़ है। बताने की जरूरत नहीं, हमेशा ये जरूरी होता है कि हम रेशियो को उसके कंपटीटर के साथ कंपेयर करें। चलिए अब देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, जिससे कि इन्वेस्टर को यह आकलन करने में मदद करता है कि जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर उसे कितना रिटर्न मिल रहा है। ROE एंटिटी के एबिलिटी को मेजर करता है कि शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो ROE कंपनी की एफिशिएंसी को शो करता है अपने शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट जनरेट करने के संदर्भ में। ऑब्वियसली जितना ज्यादा ROE होगा उतना अच्छा शेयर होल्डर के लिए होगा। इनफैक्ट यह एक की रेशियो है जो इन्वेस्टर को निवेश योग्य विशेषताएं आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए टॉप इंडियन कंपनीज का ROE 14 से 16% के बीच वैरी करता है। मैं पर्सनली 80% के ऊपर ROE वाले कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। यह रेशियो को सेम इंडस्ट्री में अदर कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है और उसे समय के साथ ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। यह भी नोट कीजिएगा, अगर ROE हाई होता है इसका मतलब है कंपनी अच्छा अमाउंट ऑफ कैश जनरेट कर रही है, इसका मतलब एक्सटर्नल फंड्स का जरूरत कम है। इस तरह एक हायर ROE एक हायर लेवल के मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। ROE को ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ROE रेशियो एक इंपॉर्टेंट रेशियो है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अदर फाइनेंशियल रेशियो की तरह ही इसका भी कुछ ड्रॉबैक्स है। चलिए एक काल्पनिक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। अब मान लीजिए विशाल एक पिज्जा स्टोर चलाते हैं। पिज्जा को पकाने के लिए विशाल को एक ओवन की जरूरत है, जिसका दाम उनको पड़ रहा है 10,000 रुपया। ओवन विशाल के बिजनेस के लिए एसेट है। वह ओवन अपना फंड से खरीदते हैं और बाहर से कोई डेट नहीं मांगते। अब उनके पास 10,000 रुपये का शेयर होल्डर इक्विटी है और 10,000 रुपये के बराबर एसेट हो गया। मान लीजिए अब उनके पहला साल का ऑपरेशन में विशाल ने ₹2,500 का प्रॉफिट जनरेट किया, तो उनका ROE क्या होगा? यह निकालना काफी सरल है। ROE इक्वल टू 2,500 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, जिसे निकालने पर हो जाएगा 25%। अब चलिए थोड़ा स्टोरी को ट्विस्ट करते हैं। विशाल के पास केवल 8,000 रुपये है। उन्होंने 2,000 रुपया अपने पापा से बोरो किया 10,000 रुपये का ओवन बाई करने की। आपको क्या लगता है उनका बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? लिएबिलिटी साइड उनको होंगे शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टू 8,000, डेप्थ इक्वल टू ₹2,000। तो लिएबिलिटी साइड पे 10,000 रुपये का विशाल का टोटल लिएबिलिटी हो जाएगा, और इसको एसेट साइड पे बैलेंस करेंगे तो उनके पास 10,000 रुपये का एसेट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं उनका ROE कैसे दिखेगा। ROE इक्वल टू 2,500 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 100, जिसे निकालने पे हो जाएगा 31.25%। एडिशनल डेप्थ के साथ ROE काफी हद तक बढ़ गया। अब क्या होता अगर विशाल के पास केवल 5,000 रुपये होते और एडिशनल 5,000 अपने पापा से लिए होते ओवन को बाई करने के लिए? तब उनका बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिखता। उनकी लिएबिलिटी साइड पर होता शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टू ₹5,000, डेप्थ इक्वल टू ₹5,000, विशाल का टोटल लिएबिलिटी ₹10,000 होता। इसको एसेट साइड पे बैलेंस करते तो उनके पास 10,000 का एसेट होंगे। चलिए अब उनका एक बार फिर से ROE को देखते हैं। ROE इक्वल टू 2,500 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100, जिसे निकालने पर होगा 50%। स्पष्ट रूप से विशाल जितना ज्यादा अपने एसेट यानी ओवन को फाइनेंस करने के लिए डेट लेंगे उतना ज्यादा ROE होगा। एक हाई ROE अच्छा है, लेकिन निश्चित रूप से हाई डेप्थ का लागत पर नहीं। एक हाई अमाउंट के डेप्थ के साथ प्रॉब्लम यह होता है बिजनेस को रन करना बहुत रिस्की हो जाता है, जिससे कि फाइनेंस कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। इस रीजन की वजह से ROE को ठीक से देखना काफी जरूरी होता है। इसे ठीक से देखने का एक रास्ता है, एक टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके, जिसे डू पॉइंट मॉडल कहा जाता है। इसे डू पॉइंट आइडेंटिटी भी कहा जाता है।
यह मॉडल 1920s में डेवलप किया गया था डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। डुपॉन्ट मॉडल ROE फार्मूला को 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है, जिसमें हर एक पार्ट एक बिजनेस के कुछ पहलुओं को रिप्रेजेंट करता है। डुपॉन्ट एनालिसिस की गणना में दोनों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का इस्तेमाल होता है। डुपॉन्ट मॉडल के अनुसार ROE कुछ इस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप इस फॉर्मूला में नोटिस करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं और अंततः हम लोग को ओरिजिनल ROE फॉर्मूला मिल रहा है, जो कि है ROE इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इनटू 100। हालांकि ROE फॉर्मूला को विघटित करने के प्रोसेस में हमने बिजनेस के 3 अलग अलग पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। चलिए अब हम लोग डुपॉन्ट मॉडल के तीनों कंपोनेंट्स को देखते हैं जो ROE फॉर्मूला बनाता है। डुपॉन्ट मॉडल के 3 कंपोनेंट जो ROE फॉर्मूला बनाते हैं। पहला नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। यह डुपॉन्ट मॉडल का फर्स्ट पार्ट है और यह कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करने के एबिलिटी को व्यक्त करता है। दिस इज नथिंग बट पैट मार्जिन, जिसे हमने पहले इसी चैप्टर में देखा था। एक कम नेट प्रॉफिट मार्जिन हायर कॉस्ट और बड़ी कंपटीशन का संकेत देता है। दूसरा एसेट टर्नओवर, यानी नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। एसेट टर्नओवर रेशियो एक एफिशिएंसी रेशियो है जो इंडिकेट करता है कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने एसेट का इस्तेमाल कर रही है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेशियो हायर है, इसका मतलब कंपनी अपना एसेट ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहा है। अगर रेशियो लोअर है, यह मैनेजमेंट के चाहे प्रोडक्शन प्रॉब्लम को इंडिकेट कर सकता है। इसका रिजल्ट फिगर प्रतिवर्ष कई बार व्यक्त किया जाता है। लास्ट, फाइनेंशियल लीवरेज, यानी एवरेज टोटल एसेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने में मदद करता है। शेयर होल्डर इक्विटी के हर एक यूनिट के लिए कंपनी के पास कितने एसेट का यूनिट है। एग्जांपल के लिए, अगर फाइनेंशियल लीवरेज 4 है, इसका मतलब फॉर एवरी ₹1 ऑफ इक्विटी कंपनी 4 रुपये का वर्थ ऑफ एसेट सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल लीवरेज को ज्यादा होना डेप्थ की बढ़ी हुई मात्रा के साथ यह इंडिकेट करेगा कंपनी हाईली लीवरेज है और इसलिए इन्वेस्टर को सावधानी बरतनी चाहिए। इसका भी रिजल्ट फिगर प्रतिवर्ष कई बार व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डुपॉन्ट मॉडल ROE फार्मूला को 3 विशिष्ट कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा है। हर एक कंपोनेंट कंपनी को ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का अंतर्दृष्टि दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डुपॉन्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी फाइनेंशियल 14 के अमराजा बैटरी लिमिटेड के ROE निकालने के लिए। इसके लिए हम लोग को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला वैल्यू है नेट प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, यह पैट मार्जिन के जैसा है। पिछले हमारे कैलकुलेशन से हम लोग जानते हैं एआरबीएल का प्रॉफिट मार्जिन % है। दूसरा एसेट टर्नओवर, नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट। फाइनेंशियल 14 एनुअल रिपोर्ट से हम लोग जानते हैं एआरबीएल का नेट सेल ₹3,437 करोड़ है। डिनोमिनेटर में एवरेज टोटल एसेट है जो हम लोग बैलेंस शीट से ले सकते हैं, लेकिन ये एवरेज वर्ड क्या इंडिकेट करता है। एआरबीएल के फाइनेंशियल 2014 के बैलेंस शीट में टोटल एसेट ₹2,139 करोड़ है। लेकिन अब थोड़ा इसके बारे में सोचिए। फाइनेंशियल ईयर 2014 का रिपोर्टेड नंबर, जो कि स्टार्ट 1 अप्रैल 2013 से होता है और क्लोज 31 मार्च 2014 को होता है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2014 के शुरू में, यानी 1 अप्रैल 2013, कंपनी ने जरूर अपना ऑपरेशन शुरू किया होगा उन एसेट के साथ जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से चले आ रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2013। फाइनेंशियल ईयर 2014 के दौरान कंपनी ने कुछ और एसेट एक्वायर किए हैं जो जब जोड़ेंगे प्रीवियस ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2013 में, तो टोटल एसेट ₹2,139 करोड़ हो जाएगा। स्पष्ट रूप से कंपनी फाइनेंशियल ईयर का शुरू एक निश्चित एसेट के रुपये वैल्यू से करता है, लेकिन ईयर क्लोज टोटली डिफरेंट एसेट के रुपये वैल्यू से करता है। इससे ध्यान में रखते हुए अगर मुझे एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है तो कौन सा एसेट वैल्यू मुझे कंसीडर करना चाहिए डिनोमिनेटर के लिए। क्या मुझे स्टार्ट का एसेट वैल्यू कंसीडर करना चाहिए कि साल के एंड का। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए 2 साल का एसेट वैल्यू का एवरेज लेते हैं। इस एवरेज करने की टेक्निक्स को याद रखिए क्योंकि हम लोग इसे अदर रेशियो में भी इस्तेमाल करेंगे। एआरबीएल के एनुअल रिपोर्ट से हम जानते हैं नेट सेल फाइनेंशियल 14 में ₹3,437 करोड़ है। टोटल एसेट फाइनेंशियल 2013 में ₹1,770 करोड़ है। टोटल एसेट फाइनेंशियल 2014 में ₹2,139 करोड़ है। एवरेज एसेट निकालने के लिए 1,770 प्लस 2,139 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 1,955। एसेट टर्नओवर हो जाएगा 3,437 डिवाइड बाई 1,925, जो कि हो जाएगा 1.75 टाइम्स। इसका मतलब हर एक रुपये का एसेट जो लगा है उस पर कंपनी 1.75 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल लीवरेज, एवरेज टोटल एसेट डिवाइड बाई एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी।
हम लोग जानते हैं एवरेज टोटल एसेट ₹1955 करोड़ से हम लोग जस्ट शेयर होल्डर की इक्विटी को देखना है, जिस कारण से हम लोगों ने एवरेज एसेट लिया था। जस्ट करेंट ईयर का एसेट लेने के बजाय हम लोग एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी को कंसीडर करेंगे, केवल करेंट ईयर शेयर होल्डर इक्विटी की बजाय। फाइनेंशियल ईयर 2013 का शेयर होल्डर इक्विटी ₹1059 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 2014 का शेयर होल्डर इक्विटी ₹1362 करोड़ से, तो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी हो जाएगा ₹1211 करोड़। अब फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगा 1955 डिवाइड बाई 1211, जो कि हो जाएगा 1.61 टाइम्स। इसे ARBL के ऊपर थोड़ा डेप्थ मानते हैं। 1.61 के फाइनेंशियल लीवरेज को इनकरेजिंग नंबर मानते हैं। यह नंबर इंडिकेट करता है कि हर एक रुपये के इक्विटी पर ARBL ₹1.61 का एसेट सपोर्ट करता है। अब हम लोग पास सभी इनपुट्स है ARBL का ROE कैलकुलेट करने के लिए, तो चलिए ROE कैलकुलेट करते हैं। ROE का फॉर्मूला हो जाएगा ROE इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर इंटू फाइनेंशियल लीवरेज, जो कि हो जाएगा 9.2% इंटू 1.75 इंटू 1.61, जो कि ऑलमोस्ट 25.9% हो जाएगा। मुझे यहाँ जरूर बोलना चाहिए कि ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। मैं समझता हूँ यह एक लंबा रास्ता है ROE कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन शायद यह बेस्ट वे है ROE कैलकुलेट करने के प्रोसेस में। हम लोग बिजनेस में वैल्यूएबल अंतर्दृष्टि डेवलप कर सकते हैं। डू पॉइंट मॉडल क्या रिटर्न है केवल इससे नहीं बताता, क्वालिटी ऑफ रिटर्न को भी बताता है। हालांकि अगर आप एक जल्दी में ROE कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ROE इक्वल टू नेट प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। अब फाइनेंशियल ईयर 14 के एनुअल रिपोर्ट से हम जानते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹367 करोड़ है, तो ROE इक्वल टू हो जाएगा 367 डिवाइडेड बाई 1211, जिससे निकालने पर होगा 30.31%। चलिए अब देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट ROA। डू पॉइंट मॉडल समझने के बाद अगला दो रेशियो समझना आसान होगा। रिटर्न ऑन एसेट एसेट से प्रॉफिट बनाने के लिए एंटिटी के एबिलिटी की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करता है। एक वेल मैनेज एंटिटी नॉन प्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्टमेंट को लिमिट करता है। इसलिए रिटर्न ऑन एसेट मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है कि वे अपने एसेट कैसे लगा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं, जितना ज़्यादा ROA होगा उतना अच्छा होगा। इसका फॉर्मूला होगा ROA इक्वल टू नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाई टोटल एवरेज एसेट। एनुअल रिपोर्ट से हम जानते हैं फाइनेंशियल 2014 का नेट इनकम ₹367.4 करोड़ से, और डू पॉइंट मॉडल से हम लोग जानते हैं टोटल एवरेज एसेट्स फाइनेंशियल 2013 और फाइनेंशियल 2014 का ₹1955 करोड़ से। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट का मतलब क्या है? फिर इसके बारे में सोचिए। जो लोन कंपनी द्वारा लिया जाता है उसे एसेट को फाइनेंस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बदले में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक अर्थ में डेब्ट होल्डर यानी एंटिटी जिसने कंपनी को लोन दिया है भी एक कंपनी का पार्ट है। इस पर्सपेक्टिव से भुगतान की गई इंटरेस्ट भी कंपनी के स्टैक होल्डर के अंतर्गत आता है। जब इंटरेस्ट का भुगतान हो गया होता है तो कंपनी को कम टैक्स पे करने में भी फायदा होता है। इसे एक टैक्स शील्ड कहा जाता है। इन कारण से हमें इंटरेस्ट को ऐड करने की जरूरत है टैक्स शील्ड की वजह से ROE कैलकुलेट करने के दौरान। इंटरेस्ट अमाउंट यानी फाइनेंस कॉस्ट ₹7 करोड़ है। अकाउंटिंग फॉर द टैक्स शील्ड लिया होगा 7 इंटू 1 माइनस 32%, जिसे निकालेंगे तो हो जाएगा 4.76 करोड़। प्लीज नोट कीजिएगा 32% एवरेज टैक्स रेट है। इस तरह रिटर्न ऑन एसेट होगा 367.4 प्लस 4.76 डिवाइड बाई 1955। जब 367.4 प्लस 4.76 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 372.16, इसको डिवाइड करेंगे 1955 से, तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 19.03%। चलिए अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में लास्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC देखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है, जो भी उसने ओवरऑल कैपिटल लगाया उसे ध्यान में रखते हुए। ओवरऑल कैपिटल में दोनों इक्विटी और डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शामिल होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा शॉर्ट टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस इक्विटी। अब ARBL के एनुअल रिपोर्ट से हम जानते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ₹537.7 करोड़ है। ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड में शॉर्ट टर्म डेब्ट 8.3 करोड़ रुपीज है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 75.9 करोड़ है, शेयर होल्डर इक्विटी 1362 करोड़ है। इन तीनों को जोड़ने पर ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 1446.2 करोड़।
तो आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे 537.7 करोड़ डिवाइड बाई 1446.2। जब इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.1% हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फाइनेंशियल रेशियो क्लासिफिकेशन का दूसरा रेशियो देखेंगे जो कि है लिवरेज रेशियो। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया।